हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका प्राइम एसएससी चैनल पर। हम इस सीरीज में जो है प्राइम एसएससी लिटिल बॉय बुक है जो उसका सॉल्यूशन डिस्कशन कर रहे हैं। यह बुक है काफ़ी मोटी है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। प्रत्येक चैप्टर का डिस्कशन जो है हम हर एक लेक्चर में कर रहे हैं। एक लेक्चर कंप्लीट यानी कि एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम जो है लेक्चर 5 में पहुंच गए हैं, जहाँ पर जियोग्राफी का जो है 5वां चैप्टर है, हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंड फॉर्म्स। अब इसमें जो है हम क्वेश्चन के साथ डीपली तरीके से एक्सप्लेनेशन भी डिस्कशन करते हैं, जहां पर क्वेश्चन का सिवाय आंसर नहीं, हम उसके डिटेल में जाते हैं और डीप तरीके से अगर हमें किसी प्रकार की कोई आकृति बनानी पड़े तो हम आकृति बनाते हैं और उसको हम आपको समझाते हैं। अब इसमें जो है हमें आपका सपोर्ट की भी आवश्यकता है इस लेक्चर सीरीज में, कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट के अलावा हमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो है आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। इस ऐप के क्या फ़ायदे होंगे वो तो आपको आने वाले समय में पता चलेंगे। जो अभी ऐप हैं उसमें फ्री में बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, बट हम यहाँ पर जो है प्राइम जीएस प्रैक्टिस मीडिया के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जीएस के हैं क्योंकि मेरा फोकस जो है जीएस पर कंप्लीटली कमांड करवाना है आपकी, जिससे कि आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और प्राइम जीएस प्रैक्टिस मीडिया के माध्यम से टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर जीके मिलेगा फॉर ऑल एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम और अन्य जो एग्जाम होंगे उन सब के लिए यहाँ पर आपको जीके पढ़ाई जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में कभी कभी हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवाते रहते हैं और आपको नोटिफिकेशन भी अन्य मिलते रहेंगे। लिंक जो है आपको बायो में मिलेगी या डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, क्योंकि अभी जो है डिस्क्रिप्शन में मैं प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ वजह है उसकी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ना मिलके हो सकता है कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ हो, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा प्राइम एकेडमी आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक शाखा पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के वर्णन और वर्गीकरण से संबंधित है। अब ऐसा जो नाम है वो आपको समझना चाहिए। जैसे मौसम विज्ञान है तो मौसम विज्ञान तो हो नहीं सकता क्योंकि मौसम के अध्ययन से संबंधित हो जाएगा। जैसे एक्रोलॉजी है तो एक्रोलॉजी भी नहीं होगा क्योंकि कण और कीटाणुओं जो माइट्स और टिक्स होते हैं उनके वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। व्यवहार विज्ञान हो गया तो बिहेवियरल साइंस हो गया, तो ये तो किसी भी हाल में नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भू आकृति विज्ञान, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी जो है पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जो है स्थलाकृतिक विशेषताओं, जैसे कि पहाड़ हो गया, घाटी है, मैदान है, पठार, नदी, रेगिस्तान, इन सब के वर्णन और वर्गीकरण, उनके निर्माण है, इन सब की प्रक्रियाओं का जो है एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मैदान उन घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपक्षय के कारण बनते हैं। तो ग्लेशियल, कास्ट, जमा और रेगिस्तान। तो कौन से मैदान है जो घुलनशील चट्टानों जैसे कि चूना पत्थर होते हैं और डोलोमाइट होते हैं, इन दोनों के अपक्षय के कारण बनते हैं। तो ऐसी जो कास्ट होते हैं उनको उनको बोलते हैं कास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्ट बोलते हैं। कास्ट जो है घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर होते हैं, डोलामाइट होते हैं, इन सब के जो है रासायनिक अपक्षय के कारण एक तरह से बनते हैं। और जो प्रक्रिया होती है यह जो वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर जो है कार्बनिक अम्ल बनता है, तो चूना पत्थर को घोल देता है। ठीक है। इसके अलावा अपदात्मक काष्ठ भूकृतियां होती हैं, जैसे ताल, होल्स बोलते हैं। ठीक है। भूमि धसान हो गया, धसान गर्त हो गया, शिलालता हो गया, ये सब है। इसके अलावा निक्षेपणात्मक काष्ठ भूआकृतियां जैसे होती हैं, शिलालंब स्टेलेक्टाइट कहलाती हैं, ऊपर से नीचे हो गया। भूमि लंब हो गया, स्टेलेग्माइट कहते हैं, नीचे से ऊपर हो गया। स्तंभ हो गया, प्लर्स हो गया। और भारत में जो है जैसे जो काष्ठ भूआकृतियां होती हैं कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो भारत के कुछ राज्यों में मिलती हैं, जैसे मेघालय में मिलती हैं। मेघालय में गुफाओं में जो है यहाँ पर आपको मिलती हैं कौन सी, स्टेलाक्टाइट और स्टेलेग्माइट, जो नीचे से ऊपर होती हैं वो मिलती हैं आपको। ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हमें मिलती हैं। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। ठीक है। और कहाँ पर मिलती हैं? इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मिलती हैं। तो सही आंसर जो होगा वो कास्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विभिन्न कारकों जैसे पानी, हवा और बर्फ द्वारा परिदृश्य का क्षय क्या कहलाता है। परिदृश्य का क्षय क्या कहलाता है इसने पूछा है। तो जैसे पानी और हवा और बर्फ द्वारा जो परिदृश्य होता है उसका क्षय होता रहता है, तो ऐसी प्रक्रिया जो है इरोजन कहलाती है। इरोजन मतलब जैसे इरोजन है यहाँ पे बी है तो इसका अपरदन इरोजन कहलाता है। ठीक है।
जिसमें कि पानी, हवा, बर्फ जैसे गतिशील कारक होते हैं जो भूदृश्य का क्षय यानी कि डिनोडेशन कर होता है और सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठीक है, और यह जो एक स्थान है एक्स सिटू प्रक्रिया है, एक प्रकार की बाह्य स्थानीय प्रक्रिया होती है। ठीक है, बाह्य स्थानीय प्रक्रिया होती है। ठीक है, और अपक्षय जो है चट्टानों को उनके स्थान पर ही विखंडित करती है और यह एक अंतः स्थानीय प्रक्रिया होती है। जो अपक्षय होती है एक जो है अंतः स्थानीय प्रक्रिया होती है और जहां चट्टान होते हैं उनके स्थानों पर ही विखंडित करती रहती है। ठीक है, अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, रासायनिक, भौतिक और यांत्रिक, भौतिक या यांत्रिक और जैविक होते हैं। अवसादन जो होती है, जैसे यहाँ पर जो अवसादन लिखा है, एक सेडिमेंटेशन होता है जो मैंने आपको बताया हुआ था। इसमें अपवर्तित सामग्री होती है, किसी स्थान पर जमा होती रहती है। ठीक है, तो उसको अवसादन प्रक्रिया कहते हैं। और रूपांतरण मेटामॉर्फोसिस कहलाते हैं, जो चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। हमने जो है पिछले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था, तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर जरूर देख लें, जहां पर आपको ये सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साहिल अफ्रीका का एक क्षेत्र है जिसमें पिछली सदी में अत्यधिक मानव गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादक भूमि का एक बड़ा क्षेत्र खो दिया है। यह क्षेत्र किसका एक स्पष्ट उदाहरण है? तो साहिल जो है, साहिल एक अफ्रीका में रेगिस्तान है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है पिछली सदी में जो है अफ्रीकी अत्यधिक मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण यह जो है यहाँ पर उत्पादक भूमि थी जिसका एक बड़ा क्षेत्र खो दिया है। यह क्षेत्र किसका इसका स्पष्ट उदाहरण है? तो ये बेसिकली डेजर्टिफिकेशन का एक उदाहरण है। डेजर्टिफिकेशन मतलब है कि धीरे धीरे रेगिस्तान की सीमा जो है वो बढ़ रही है, रेगिस्तानी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रेगिस्तानीकरण बोलते हैं। जैसे में शुष्क और अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र जो क्षेत्रों में हो, भूमि की उत्पादकता में धीरे धीरे गिरावट आती है और भूमि जो है धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाती है। ठीक है, साहिल जो है अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक अर्धशुष्कीय क्षेत्र है। ठीक है, अर्धशुष्कीय क्षेत्र है। यहाँ पर बेसिकली क्या क्या होता है, जैसे अत्यधिक चराई होती है, वनों की कटाई हुई है, कृषि का अत्यधिक विस्तार हुआ है और जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पर भूमि की उत्पादकता बहुत अधिक बढ़ी हुई है। और यहाँ पर एक और है, एक संस्था काम करती है जिसको बोलते हैं रेगिस्तानीकरण से निपटने के लिए UNCCD, है ना। UNCCD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तानीकरण से निपटने के लिए एक संस्था काम करती है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस प्रकार की जमा भूमि रूप बनते हैं जब उच्च स्तर से बहने वाली धाराएं निम्न ढलान के मैदान में टूटती हैं? पॉइंट वार, बाढ़ के मैदान, अवसादी पंखे और प्राकृतिक लेवी। तो इसने पूछा किस प्रकार की जो जमा भूमि है और भूमि रूप होते हैं वो बनते हैं जब उच्च स्तर से जो बहने वाली धाराएं होती हैं वो निम्न ढलान के जो है मैदानों में टूटती हैं। जैसे यहाँ पर एक कोई ढलान है तो उच्च स्तरीय क्षेत्र और यहाँ पर एक ढलान बनते हैं, तो यहाँ पर जो ढलान के मैदानों में जो टूटती हैं वो क्या बनते हैं यहाँ पर, तो इनको बताना है आपको। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो अवसादी पंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसादी पंख इनको बोलते हैं। ठीक है, जब पर्वतीय क्षेत्रों से जो तीव्र गति से बहने वाली नदियां होती हैं और अचानक से क्या करती हैं, वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, तो ऐसे टाइम पे जो होते हैं ढलान कम होने पर नदी की जो गति है वो घट जाती है और अपने साथ जो लाई सामग्री है, जैसे रेत हो गया, बजरी हो गया, कंकड़ हो गया, तो ये पंखे के आकार में जमा कर देती हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर फैल जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक मैदानी क्षेत्र आ गया और मैदानी क्षेत्र में फैल जाती है क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई से एकदम से नदी गिरी थी। ठीक है, जैसे हिमालय क्षेत्रों में टाइम पे ऐसा होता है, तो बाढ़ के मैदान जैसे फ्लड प्लेन्स होते हैं, नदी के किनारों पर बाढ़ के दौरान जमी हुई मिट्टी बनती है। ठीक है, पॉइंट वार जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, मेडर के उत्तल आंतरिक पक्ष पर जमा होते हैं। और प्राकृतिक लेवी जो होते हैं, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल लीव्स जो होते हैं नदी के किनारों पर बाढ़ के समय मोटे कण जमा होने से बनती है। और अपराधमक नदी स्थल स्वरूप जैसे भी आकार की घाटी हो गई, गार्ज हो गया, कैनियन हो गया, जलप्रपात हो गया, जल छिद्र हो गया। और संचात्मक नदी स्थल स्वरूप जैसे आते हैं बाढ़ के मैदान हो गए, डेल्टा हो गया, ऑक्सबो झील हो गए, अवसादी पंखे हो गए, मेंढर हो गए, तो ये सारे जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं, संचयात्मक नदी स्थल स्वरूप में आते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अपराधात्मक नदी स्थल स्वरूप होते हैं और दूसरा होता है संचयात्मक नदी स्थल स्वरूप होते हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मशरूम चट्टानें किसके कारण बनती है? मशरूम चट्टानें किसके कारण बनती है वो आपको बताना है। तो मशरूम चट्टानें जो है वो वायु अपर्दन के कारण बनती हैं। किसके कारण? वायु अपर्दन के कारण बनती है मशरूम चट्टानें।
मशरूम चट्टाने या बोलते हैं इनको पेडेस्टल रॉक्स भी बोलते हैं, जो वायु अपर्दन के कारण बनती हैं। और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है कहाँ पर वायु अपर्दन कहाँ पर अधिकतर टाइम पे होता है, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है। और रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है कि हवा जो है रेत के कणों को उड़ाकर चट्टानों के निचले हिस्से पर अधिक अपर्दन करती है, क्योंकि रेत के जो भारी कण होते हैं वो नीचे की ओर अधिक होते हैं, ठीक है, जिससे चट्टान का जो आधार है वो सकरा और ऊपरी हिस्सा जो है चौड़ा रह जाता है। और इसी कारण से जो यह आकृति है एक प्रकार से मशरूम जैसी दिखती है, ठीक है। और वायु द्वारा उत्पन्न अपर्दन स्थल स्वरूप जैसे और भी आते हैं। मशरूम छतरीदार शिला बोलते हैं, पदभूमि बोलते हैं, स्तंभ शिला होते हैं, यार्डेगन्स बोलते हैं। और वायु द्वारा संचय स्थल स्वरूप जो होते हैं, संचय स्थल स्वरूप जहां पर संचय रूप से बनते रहते हैं, संचित होते रहते हैं, तो वायु के टिब्बे जैसे बारचन कहते हैं, क्या बोलते हैं, बालू के टिब्बे, वायु के टिब्बे नहीं, बालू के टिब्बे बोलते हैं इसको, बालू के टिब्बे जैसे कि बारचन बोलते हैं इसको, या बरखान भी बोलते हैं कई बार, तो इसको बोलते हैं बारचन, ठीक है, जो कि चंद्राकार आकृति में होता है। इसके अलावा जो होते हैं लोएस बनते हैं, यहाँ पर क्या बनते हैं, लोएस बनते हैं। तो सही, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वायु अपर्दन, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। तो मिट्टी के निर्माण को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है वो आपको देखना है, क्योंकि बाकी चीजें जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करती हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इसमें से जो है मिट्टी के निर्माण को जो प्रभावित नहीं करता है वो है भूस्खलन। लैंडस्लाइड जो है वो भूमि के मतलब मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब जैसे जलवायु है जो, तो जलवायु हो गया, वनस्पति स्थलाकृतिक आकृति हो गई, ठीक है, समय हो गया, और अन्य जीव हो गए जैसे ऑर्गेनिज्म हो गए, तो ये सारे जो हैं एक प्रकार से मिट्टी निर्माण के लिए मिट्टी निर्माण के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं उत्तरदायी है, ठीक है। अब इसमें माता पिता सामग्री लिखी है जो, तो माता पिता सामग्री नहीं, इसको बोलते हैं मूल, मूल सेल बोलते हैं, ठीक है, मूल सेल, इसको पेरेंट रॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक, ठीक है। मूल सामग्री होती है जिसको, जो कि एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मूल सामग्री में जैसे चट्टान आती है, ठीक है, इसको पेरेंट रॉक बोलते हैं, ठीक है, मटेरियल होता है। अब इसमें जलवायु जो है वो भी आती है, और मूल चट्टान भी हो गई, और स्थलाकृतिक भी आकृति हो गई, तो ये सारे जो है वो मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन का एक व्यापक समन तकनीक नहीं है। भूस्खलन का एक व्यापक समन तकनीक नहीं है। भूमि को फिसलने से रोकने के लिए, भूमि को फिसलने से रोकने के लिए अवरोधक दीवार का निर्माण करना, वर्षा जल और बसंत प्रवाह के साथ भूस्खलन की गति को नियंत्रित करने के लिए सतही जल निकासी नियंत्रण कार्य, भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाने के लिए खतरे का मानचित्रण, और भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी। सो इसने पूछा है कौन सा जो है भूस्खलन का एक व्यापक समन तकनीक नहीं है। तो बेसिकली इसने पूछा है कि जैसे भूस्खलन को रोकने के लिए जो है वनस्पति मतलब जो कार्य नहीं हो सकता है, जैसे भूमि को फिसलने से रोकने के लिए एक प्रकार के अवरोधक दीवार का निर्माण करना, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है कि भाई अवरोधक दीवार का निर्माण कर दिया जाए जिससे कि रेगिस्तानी क्षेत्र ना बढ़ पाए, ठीक है। वर्षा जल बसंत प्रवाह के साथ भूस्खलन की गति को नियंत्रित करने के लिए सतही जल निकासी नियंत्रण करना, ये बिल्कुल सही हो सकता है। भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाने के लिए खतरे का मानचित्रण करना भी, ये भी सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर गलत बोल दिया था कि भूमि को फिसलने को रोकने के लिए अवरोधक दीवार ने, तो ये भूस्खलन को रोकने के लिए पूछा है इसने। तो जैसे आप अगर हिमालयी क्षेत्रों में कई बार विजिट करते होंगे तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर जैसे यहाँ सड़क निकली हुई है, ये सड़क निकली हुई है, तो यहाँ पर ये जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे क्षेत्र बना हुआ है तो यहाँ पर दीवारें बनी होती हैं, तो ये बेसिकली उसी के लिए कि अवरोधक दीवार बना दी जाती है वहां पर, ठीक है। और जो बसंत प्रवाह के भूस्खलन की गति को नियंत्रित करने के लिए एक प्रकार से सतही जल निकासी है नियंत्रण कार्य किया जाता है। इसके अलावा भूस्खलन के प्रति जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं उनको पता लगाने के लिए एक प्रकार से खतरे का मानचित्र बनाना होता है, ये भी सही है। और भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति के आवरण को बढ़ाना पड़ेगा, ना कि कमी करना पड़ेगा, तो इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी ऐसी चीजें हैं जैसे यहाँ पर देखा जाए वनीकरण बोलते हैं इसको, एफोरेस्टेशन बोलते हैं, और ढलान को जो है एक प्रकार से स्थिर करना में काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में सबसे बड़ा दून का निर्माण कौन सा है। तो दून, सबसे बड़ा दून जो है वो देहरादून है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देहरादून घाटियां होती हैं जो कि हिमालय श्रेणी यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच में स्थित होता है, और देहरादून जो है वो सबसे बड़ा दून है, प्रसिद्ध दून है। और देहरादून कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अन्य प्रमुख दून है अगर जैसे देखा जाए तो अन्य कौन से दून है,
तो हरी के दून बोलते हैं, हरी के दून बोलते हैं। इसके अलावा और कौन से हैं, तो नालागढ़ दून बोलते हैं, नालागढ़ दून बोलते हैं। और कौन सा है, इसके अलावा कोटा दून हो गया, कोटा दून है। और इसके अलावा पाटली दून भी प्रमुख है, ठीक है, पाटली दून भी प्रमुख हैं, ठीक है। पूर्वी भारत में जैसे शिवालकों को जो है स्थानीय रूप में द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार एक शब्द का यूज किया जाता है, हरिद्वार, ठीक है। पूर्वी भारत में जो है शिवालकों को स्थानीय रूप से कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करता है कि हिमोड़ शब्द का क्या अर्थ है, हिमोड़ शब्द का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। हिमोड़ शब्द का अर्थ होता क्या है, जैसे जमा हुई बर्फ का पिघलना, हिमनद द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री, ऊर्ध्वाधर पक्षों और चौड़ी मंजिल वाली घाटी, उच्च स्तर की सहायक नदी। तो इसमें बताना है आपको हिमोड़ शब्द का क्या अर्थ है। हिमोड़ शब्द का जो अर्थ है वह है सामग्री, मतलब इसका है हिमनद द्वारा जो परिवहन और जमा की गई सामग्री होती है, जैसे चट्टानें हो गई, मिट्टी हो गई, बजरी होती है, इस हिमनद में जो है अपने साथ परिवहन करके जमा कर देता है। हिमोड़ के जो प्रकार होते हैं, जैसे भूमि हिमोड़ हो गया, पार्श्व हिमोड़ हो गया, मध्य हिमोड़ हो गया और अंत हिमोड़ हो गया। तो ये हिमोड़ के कई प्रकार होते हैं। और हिमनद द्वारा जैसे उत्पन्न अपराधात्मक स्थल होते हैं, जैसे हिमकुंड हो गया, कटकधार हो गया, गिरिशृंग हो गया, लटकती घाटी हो गई, यू आकार की घाटियां हो गई, जो हिमनद द्वारा उत्पन्न अपराधात्मक स्थल स्वरूप होते हैं। इसके अलावा हिमनद द्वारा उत्पन्न संचयात्मक स्थल स्वरूप हो सकते हैं, जैसे हिमोड़ हो गया, ड्रमलिन हो गया, हिमनद मृद कटक हो गया, जिसको एस्कर बोला जाता है। इसके अलावा प्राय भूमि प्रवाह भूमि भी होती हैं, ठीक है। तो ये संचयात्मक स्थल स्वरूप होते हैं जो हिमनद द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जब रेत के कण जो है बहुत बारीक और हल्के होते हैं, हवा इसे बहुत दूर तक ले जा सकती है। जब जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्रों में जमा होती है तो इसे क्या कहा जाता है। इसने पूछा है जब रेत के कण जो है बहुत बारीक होते हैं और हल्के होते हैं और हवा इसे जो है बहुत दूर तक ले जा सकती है, ऐसी जो रेत है वो बड़े क्षेत्रों में जमा होती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसने ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैंने इसके बारे में बताया हुआ था, जैसे जो रेगिस्तान में है तो कई बार जो होता है कि बड़े क्षेत्रों में जाती है और जमा होती जाती है। इसने बोला है संचयात्मक अपरदन के बारे में बोला है रेगिस्तान क्षेत्र में, तो इसको बोलते हैं लोएस, बोलते हैं क्या बोलते हैं, लोएस बोलते हैं। जो लोएस क्या होता है, ऐसी महीन धूल होती है, गाद होती है, जिससे हवा जो है बहुत दूर तक उड़ाकर ले जाती है और फिर बड़े क्षेत्रों में जमा कर देती है और वहां पर एक प्रकार की कोई घाटी बन जाती है या कहें एक क्षेत्र बन जाता है। तो लोइस जो है वो खनिजों से क्या होती है, भरपूर होती है, जल का अच्छा निकास करती है और इसे आसानी से जोतकर कृषि योग्य भी बनाया जा सकता है। और लोइस जो भूमि होती है वो अत्यंत उपजाऊ होती है। चीन का जो उत्तरी भाग होता है लोइस प्लेटो, तो लोइस निक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण में से एक माना जाता है, ठीक है। हिमोड़ हिमनद जो ऐसे इसमें हिमोड़ लिखा हुआ था, हिमनद द्वारा जमा की गई सामग्री, जिसके बारे में हम बता चुके हैं आपको। स्टेक्स जो है समुद्री तरंगों के अपरदन से बनने वाली चट्टानी स्तंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक अंडाकार आकार की पहाड़ियों की श्रृंखला का नाम बताएं जिसे हिमानीकृत प्रवाह द्वारा शिल्पित किया गया है। तो अंडाकार आकार की जो पहाड़ियों की श्रृंखला का नाम बताना है जो हिमानीकृत एक प्रकार से प्रवाह द्वारा शिल्पित किया गया होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ड्रमलिन, क्या बोलते हैं, ड्रमलिन बोलते हैं। अब ड्रमलिन जो है एक प्रकार की अंडाकार उल्टी नाव आकार की एक प्रकार की संचयात्मक हिमनदी स्थलाकृतिक आकृति है, हिमनदी स्थलाकृतिक आकृति है, हिमनदी स्थलाकृति है, ठीक है, हिमनदी स्थलाकृति है, जो हिमनद की गति में हिमनद की गति की दिशा में बनती है। और ड्रमलिन की जो नुकीला सिरा होता है हिमनद की गति की दिशा, और चौड़ा जो है सिरा विपरीत दिशा में होता है। ड्रमलिन जो है आमतौर पर समूह में पाए जाते हैं, जैसे जिन्हें ड्रमलिन क्षेत्र कहते हैं, बास्केट ऑफ इक्स तो एग ट्रोफोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। संदूर जो है वो आउट वॉश प्लान कहला जाता है, संदूर यहाँ पर लिखा है जो संदूर या आउट वेस्ट प्लान भी कहते हैं, जो हिमनद के पिघलने से एक प्रकार से बना जलोढ़ मैदान होता है, ठीक है। इसके अलावा हिमनद मृद कटक जो है वो एक प्रकार की लंबी सक्रिय और घुमावदार जो है रेत बजरी की कटक होती है, जो पिघलते हिमनद की जलधाराओं से बनते हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग तरीके से हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ड्रमलिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ढाल ज्वालामुखी है जो बड़ा है, कई 1000 मीटर ऊंचा और 200 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन तीव्र नहीं है, आमतौर पर 2 डिग्री से 10 डिग्री और जिसका मैग्मा लगभग हमेशा मैफिक होता है, मैफिक होता है।
तो इसने पूछा है, तो ज्वालामुखी का नाम पूछा है, तो ज्वालामुखी जो है वो किला हुआ ज्वालामुखी है। ये उस टाइम पर न्यूज में था, तो इसलिए पूछा गया था। किला हुआ ज्वालामुखी एक प्रकार से कह सकते हैं तत्कालीन रूप से करंट अफेयर्स था एक प्रकार से, ठीक है। तो हवाई जो है एक सील्ड ज्वालामुखी है का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये कौन सा सील्ड ज्वालामुखी का सील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है, सील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। और यह है जो विशेषता है, बड़ा किंतु कम तीव्र ढलान वाला होता है, और इसमें जो है 2 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के आसपास होता है। अब यहाँ पर जो है मैफिक जो है अर्थात जो है बेसाल्टिक के कम चिपचिपा होता है। मैग्मा मैफिक बोलते हैं, जो हमेशा मैग्मा मैफिक बोलते हैं जिसको, जो बेसाल्टिक और कम चिपचिपा होता है और लावा दूर दूर तक फैलता है, ठीक है, और ये कम विस्फोटक होते हैं। अब लावा जो है वो 2 टाइप का होता है, लावा 2 टाइप का होता है। कौन कौन से 2 टाइप का होता है? एक तो होता है क्षारीय लावा, क्षारीय लावा, और दूसरा होता है अम्लीय लावा, ठीक है, अम्लीय लावा। क्षारीय लावा होता है, ये बेसिकली इसकी विशेषता में अगर देखा जाए तो कम सिलिका होता है, इसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है, तो इसी वजह से जो है वो कम चिपचिपा होता है, कम चिपचिपा होता है। और इसके अलावा देखा जाए तो गहरे रंग का भी होता है, गहरे रंग का होता है, ठीक है, बेसाल्टिक होता है। और अम्लीय लावा देखें तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है। और इसके अलावा देखा जाए तो अत्यधिक चिपचिपा होता है, क्योंकि सिलिका की मात्रा ही अत्यधिक है, और सिलिका यहाँ पर जो है ठोस पदार्थ होता है, इसलिए अत्यधिक चिपचिपा भी यह होता है, ठीक है, चिपचिपा होता है, ठीक है। और ये हल्के रंग का होता है, हल्के रंग का होता है, हल्के रंग का होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो समग्र ज्वालामुखी या कंपोजिट वोल्केनो जो है अत्यधिक विस्फोटक और तीव्र ढलान वाले होते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा खिला हुआ ज्वालामुखी हवाई हो जाएगा, ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पृथ्वी की सतह पर चट्टानों को टूटने को कहा जाता है। चट्टानों को टूटने को क्या कहा जाता है वो बताना है आपको। तो एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आपको मैंने कई बार बताया हुआ है। चट्टानों को टूटने की क्या कहा जाता है, और वो भी सतह पर जो होता है। तो सतह पर जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है वो होती है अपक्षय, अपक्षय होती है, जिसमें पृथ्वी की सतह पर चट्टानें जो है अपने स्थान पर टूटती रहती हैं और विखंडित होती रहती हैं। और एक प्रकार की यह जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं इन सिटू अंतः स्थाने, अंतः स्थाने इन सिटू प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है, अंतः स्थाने प्रक्रिया होती है। अपक्षय जो है वो 3 प्रकार का होता है, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। भौतिक या आंतरिक अपक्षय, जिसको रासायनिक परिवर्तन के बिना विखंडन होता है। रासायनिक अपक्षय है जो वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विघटन होता है। और जैविक अपक्षय जो से पौधों और जीवों की क्रियाओं के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 15 कहता है समुद्र के पानी से लगभग लंबवत ऊपर उठने वाली खड़ी चट्टानी तट को क्या कहा जाता है? खड़ी चट्टानी तट को क्या कहा जाता है? समुद्री गुफाएं, समुद्री चट्टान, समुद्री मेहराब और ऑक्सफोर्ड झील। तो समुद्र के पानी से लगभग लंबवत ऊपर उठने वाली खड़ी चट्टानी तट को क्या कहा जाता है वो बताना है आपको। तो इसको बोलते हैं समुद्री चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री चट्टान कहा जाता है। समुद्री चट्टान जो है सी क्लिफ या मरीन क्लिफ भी बोलते हैं, जो ऊंची खड़ी और चट्टानी रेखा होती है जो समुद्र के पानी से जो है लगभग जो है लंबवत ऊपर उठती है, और यह समुद्री तरंगों के अपर्दन से बनती है, ठीक है। समुद्री लहरों द्वारा उत्पन्न अपरदात्मक स्थल स्वरूप। अभी यहाँ पर देखो मैं कई सारे अलग अलग अपरदात्मक क्रिया बता चुका हूँ, जिनके बारे में मैं एग्जाम में जब पढ़ाऊंगा, अभी आपको कह सकता हूँ सिलेबस पढ़ाऊंगा एक एक करके, तब मैं आपको बताऊंगा इन सारी चीज़ों के बारे में। मैंने देखो कंप्लीटली लगभग नोट्स तैयार हो गए हैं। अगर मैं बताऊं आपको तो मैंने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री इन 3 सब्जेक्ट के नोट्स तैयार हो गए हैं। इसके अलावा फिजिक्स के जो है फिजिक्स मैंने पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, और हिस्ट्री तैयार के लिए तैयार, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। तो इनको मैं इस तरीके से मैंने नोट्स बना लिए जो कि आपके कंप्लीट सिलेबस को तैयार कर रहे होंगे। स्पेशली मैंने पीवाईक्यू देख के बार बार बनाए हुए हैं नोट्स कि पीवाईक्यू में कोई चीज़ ऐड हुई है तो वो मैंने ऐड किया हुआ है, और आने वाले समय में इसको और ऐड ऑन करता चलूंगा, ठीक है। बाकी अभी यहाँ पर जो है जियोग्राफी के बच्चे हैं, तो जियोग्राफी के मैंने अपने स्तर पे तो बना लिए थे, बट मैं सोच रहा हूँ उसको और बेहतर तरीके से कर पाऊँ। तो जो ये नोट्स हैं वो कंप्लीट करने के बाद में जल्द से जल्द पूरा एक कोर्स लॉन्च करूंगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, यूट्यूब पर ही फ्री में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो समुद्री लहरों द्वारा उत्पन्न अपरदात्मक स्थल स्वरूप जैसे हैं समुद्री चट्टान है, समुद्री गुफाएं हैं, समुद्री मेहराब हो गए, समुद्री स्तंभ हो गए,
और समुद्री लहरों द्वारा उत्पन्न संचयात्मक स्थल स्वरूप जो होते हैं वो समुद्र तट हो गया, बालू लोधिका हो गया, स्पिट हो गया और टॉम्बोलो हो गया, ये सब हैं। ऑक्सबो जो झील है, ऑक्सबो झील है जो ये नदी द्वारा निर्मित स्थल स्वरूप होता है, ना कि समुद्र द्वारा नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कहता है वायुमंडल की कुछ भौतिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा भूपर्पट्टी की चट्टानों के आंतरिक विघटन या रासायनिक अवघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसने पूछा है आंसर, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका, इसने पूछा भौतिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा जो भूपर्पट्टी की चट्टानों के आंतरिक विघटन और रासायनिक अवघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्राकृतिक प्रक्रिया को कहा जाता है अपक्षय। क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे आप, देखो कई बार क्या है पैटर्न आपको देखना पड़ता है, पैटर्न समझो, बार बार अपक्षय वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं और उसकी जो है लैंग्वेज बस चेंज कर दी जा रही है। जो ये लैंग्वेज होती है प्रश्न पूछने की वो लैंग्वेज बस चेंज कर दी जाती है। तो अगर आपने वो पढ़ लिया, अब इसमें लिखा है बाउंड्री की कुछ भौतिक जो रासायनिक एजेंसियों, अब यहाँ पर देखो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन बोला हुआ है, ठीक है, या केमिकल डिस्कम्पोजिशन बोला जाएगा, ठीक है, ऑफ द रॉक्स, केमिकल डिस्कम्पोजिशन जो होता है। अब अवघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वो अपक्षय कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है, ठीक है। अब जो है एक प्रकार की इंसिटू प्रक्रिया है, जो चट्टाने हैं अपने स्थानों पर टूटती रहती हैं। बाकी सारे आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जो अपक्षयन की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है, रासायनिक अपक्षय होता है, भौतिक यांत्रिक होता है और इसके अलावा जैविक अपक्षय होता है। तो ये 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हिमस्खलन निम्नलिखित आपदाओं में से किस एक का प्रकार है। हिमस्खलन जो है वो निम्नलिखित में से किस एक का प्रकार है, वायुमंडलीय, स्थलीय, जलीय या जैविक। तो हिमस्खलन जो है वो आपदाओं का प्रकार बताना है, किस एक का प्रकार है। तो बेसिकली स्थलीय का प्रकार है, जो स्थलीय आपदाएं होती है उनका एक प्रकार होता है। अब यह वो स्थिति होती है जैसे जब बर्फ है, हिम और संबंधित मलबा हो, जैसे चट्टानें हो गई, वनस्पति हो गया, ये पर्वतीय ढाल से जो है तीव्र गति से जो है नीचे की ओर बहता है, तो इसको बोलते हैं एवलांस बोलते हैं, यानी कि हिमस्खलन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हिम जमा हुआ है, ये पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पर जो है हिम जमा हुआ है। अब यहाँ पर पेड़ भी लगे हुए हैं जो छोटी छोटी वो है वनस्पतियां लगी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एकदम से भूकंप आ गया सडनली, और ये वाला जो हिम है वो गिर के यहाँ पर गिरेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, हिमस्खलन बोला जाता है। तो यह जो है एक स्थलीय आपदा के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन कहता है रेगिस्तानी या अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में एक परिधि को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में भी जाना जाता है? रेगिस्तानी अर्ध क्षेत्र को, एक परिधि को इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसको जो बोला जाता है वो बोलता है बजादा बोलते हैं। क्या बजादा बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं बजादा भी बोलते हैं और पेडीमेंट भी कहते हैं, पेडीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब जो बजादा होता है वो मध्यम ढाल वाली एक संचयी समतल भूमि होती है, जो कि बेसिकली क्या है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पेडीमेंट और नम भूमि के बीच में स्थित होता है, ठीक है। जब पर्वतीय ढालों में जो है अनेक औषधि पंखे होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, तो इसको बजादा या पेडीमेंट का निर्माण होता है, ठीक है। और इंसेलबर्ग जो है एक प्रकार का रेगिस्तान में अलग थलग खड़ी चट्टानी पहाड़ी होती है। ज्यूगेन जो है वो वायु अपर्दन से निर्मित एक मेज के आकार की चट्टान होती है, और जो नम भूमि यानी कि प्लाया जो है वो रेगिस्तान की अस्थायी झील होती है, जो वर्षा के बाद बनती है और फिर एकदम से इसको सूख जाती है, तो इसको पिलाया बोलते हैं या नम भूमि बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां कहता है निम्नलिखित में से फिगो जो है, फिगो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है, वो बताना है आपको। फिगो जो है, फिगो किससे संबंधित है? तो फिगो जो है वो है, इसमें कौन सा नाम दिख रहा है आपको, पेरीग्लेशियल बोलते हैं इसको, पेरीग्लेशियल बोलते हैं, ठीक है। पेरीग्लेशियल जो है परिहिमानी स्थल स्वरूप है, यह गुम्बदाकार पहाड़ी होती है, गुम्बदाकार पहाड़ी होती है, गुम्बदाकार पहाड़ी होती है, और जो परमाफ्रास्ट या शाश्वत हिमभूमि क्षेत्रों में बनती है, जब जमने वाले भूजल का दबाव जमी हुई बर्फ की एक परत के ऊपर की ओर उठा देता है। पिंगो जो है वो लगभग 3 से 70 मीटर ऊंची होती है, 70 मीटर ऊंची हो सकती है, 70 मीटर ऊंची हो सकती है, ठीक है। और इनके केंद्र में बर्फ का कोर होता है, और ये आर्कटिक उप आर्कटिक क्षेत्रों जैसे अलास्का, कनाडा, साइबेरिया में पाई जाती है, ठीक है। और पेरीग्लेशियल प्रक्रिया जो है यह हिमनद के आसपास के क्षेत्रों में होती है, और हिमगलन के चक्र जो फ्रीज थॉ साइकिल की प्रमुख भूमिका होती है। अब यहाँ पे एओलियन बोलते हैं, ये वायु से संबंधित प्रक्रिया है। किससे? वायु से संबंधित प्रक्रिया है। तो ऐसे नाम रटने की जरूरत भी नहीं है,
क्योंकि ये तो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, जब प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर याद करने की थोड़ी सी कैसे बजाय होगी, ठीक है। और इसको फ्लूवियल लिखा है, जो फ्लूवियल किससे, नदी से संबंधित प्रक्रिया है, नदी से संबंधित प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो गया पेरी ग्लेशियल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कुछ खनिजों के विस्तार की ओर ले जाता है क्योंकि वे पानी लेते हैं, जिससे चट्टान में अतिरिक्त खिंचाव होता है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीकरण और कार्बोनेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका हाइड्रेशन, सही आंसर हो जाएगा। इसने पूछा है कौन सी प्रक्रिया जो खनिजों के विस्तार की ओर ले जाती है और वे पानी लेते हैं और जिससे चट्टान के आंतरिक खिंचाव होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे भी हाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रेशन जो है या जल योजन बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं जल योजन, क्या बोलते हैं, जल योजन। जल योजन जो है रासायनिक अपक्षय की वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों के खनिज जो है जल के अणुओं को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे उनका जो है आयतन बढ़ जाता है, इसका आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। और जो चट्टान पर अतिरिक्त तनाव उत्पन्न होता है, फलस्वरूप चट्टान जो है कमजोर पड़ जाती है। हाइड्रोलिसिस जो है, हाइड्रोलिसिस जो है यहाँ पर लिखा है, हाइड्रोलिसिस जो है इसको जल अपघटन बोलते हैं। खनिज और पानी के बीच जो है रासायनिक प्रतिक्रिया से खनिज का विघटन होता है, किसका, खनिज का विघटन होता है ना कि पानी का। तो खनिज और पानी के बीच में जो है, खनिज प्लस पानी के बीच में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, तो जिससे खनिज का विघटन हो जाता है। इसके अलावा बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण जो है चट्टान के जो लोह युक्त खनिजों का जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है। और कार्बोनेशन जो है CO2 का जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाता है और चूना पत्थर का विघटन होता है, तो इसको कार्बोनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपका कोई डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको हमारे जो ऐप है, ऐप में भी मैंने वहां पर डाउट वाला एक वहां पे है ही है, तो आप वहां पे डाउट पूछ सकते हैं। नीचे आप जाओगे बॉटम में, तो बॉटम में इस कोने में जो है डाउट का फॉर्म है, तो उसको भर सकते हो, तो आप अपने डाउट भी वहां पर पहुंच सकते हो, पूछ सकते हो ऐप में, ठीक है। डायरेक्टली पूछ सकते हो, वहां पे मैं ही कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि पूरा ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया, यूट्यूब हो गया, वो सब कुछ मैं ही चला रहा हूँ। वन मैन आर्मी हूँ मैं, उसमें कोई इशू नहीं है, सारा कुछ मैं ही कर रहा होता हूँ, ठीक है। अब निकट में से कौन सी भू आकृतियां वायु अपर्दन द्वारा बनती हैं, कौन सी भू आकृतियां जो है वो वायु अपर्दन द्वारा बनती हैं। अभी मैंने आपको ऐसी वायु अपर्दन द्वारा भू आकृतियां बताई हो सकती हैं, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवगैन जो है वो वायु अपर्दन द्वारा बनती हैं। अब जीवगैन जो है वो वायु अपर्दन द्वारा निर्मित आकृति है, और यह जो आकृति है जीवगैन एक इसके मेज के आकार की होती है, मेज के आकार की चट्टान होती है, मेज के आकार की चट्टान होती है, ठीक है। मेज के आकार की चट्टान होती है जो शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में तब बनती है, शुष्क क्षेत्रों में तब बनती है जब कठोर चट्टानें जो है वो धीरे धीरे अपरदित होती रहती हैं। और इससे क्या होता है, जैसे नीचे की जो नरम चट्टानें होती हैं, जैसे मान लो एक चट्टान है और यहाँ पर ये नीचे की नरम चट्टान है, तो यहाँ पर जो है ये तेजी से अपरदित होती है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर सर्कल दिया हुआ है, स्टेक दिया हुआ है, और तो ये दोनों जो है अपरदन से बनने वाली कठोर नुमा घाटी की आकृतियां हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 22। 22 कहता है बेरियर द्वीपों के बारे में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। अब बेरियर द्वीप के बारे में हमें बताना है। इसने पूछा है एक छोटे जो रेत के द्वीपों की श्रृंखला है जो समुद्र तट से दूर और समुद्र पर बनती है, तो एकदम सही है। एक बेरियर द्वीप में छोटे रेत के द्वीपों की श्रृंखला होती है, रेत के द्वीपों की श्रृंखला होती है, यहाँ पर देखना, और समुद्र से जो है दूर होते हैं और समुद्र में ही बनते हैं, ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है। लेगून जो है उथले दलदल बाधा द्वीपों को मुख्य भूमि से अलग करते हैं, एकदम सही है लेगून के बारे में। और ऐसे स्थान जो बस्तियों के लिए खतरनाक होते हैं क्योंकि वे तूफानों चक्रवातों द्वारा आसानी से बह जाते हैं, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चक्रवातों के जो यहाँ पर देखो, चक्रवातों के कई सारे अलग अलग नाम होते हैं, यहाँ पर जो लिखा है देखो चक्रवातों द्वारा आसानी से बह जाते हैं। चक्रवातों के नाम के देख लीजिए थोड़ी सा, चक्रवातों के नाम, चक्रवातों के नाम में सबसे पहले आता है हरिकेन। इसका हरिकेन, हरिकेन नाम है जो अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। इसके अलावा कौन सा आता है, बिली बिली,
विली विली भी कहाँ पर विली विली बोलते हैं? विली विली बोलते हैं बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके अलावा टाइफून जो है, टाइफून कहाँ पर? पश्चिमी प्रशांत या दक्षिणी चीन सागर में बोलते हैं, दक्षिणी चीन सागर में बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा चक्रवात या साइक्लोन, चक्रवात जो है तो हिंद महासागर में बोलते हैं, यहाँ पर हिंद महासागर में चक्रवात बोलते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर पूर्वी तट पर है, मैंने आपको कल भी बताया हुआ था आपको पिछली वीडियो में, ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है या प्रवाल भित्ति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां कहता है नदी के मेंढर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नदी के मेंढर के बारे में इसने पूछा हुआ है। यह नदी में एक यू आकार का मोड़ है, नदी में जो है एक यू आकार का मोड़ है। यह अत्यंत तंग मेंढर को हंसग्रीवा घाटी कहा जाता है। यह बाढ़ के बाद छेदन या गोखोर झील बनने की संभावना है। विवर्तनिक उथल पुथल एक नदी को उसके मेंढर मार्ग के साथ नीचे की ओर काटने का कारण बन सकती है, जिससे खुदी हुई या गहरी मेंढर बनती है। तो इसने पूछा नदी के मेंढर के बारे में पूछा हुआ है, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक एक करके हम अब देख लेते हैं थोड़ी सा, ठीक है। नदी के मेंढर जो है एक प्रकार का यू आकार का घुमाव होता है, एकदम सही है, तो पहला वाला सही हो जाता है, ठीक है। यह अत्यंत तंग मेंढर को हंसग्रीवा घाटी कहा जाता है। यह बाढ़ के बाद जो छेदन या गोखोर झील बनने की संभावना होती है, तो संभावना होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। और ऑक्सबो झील भी बोलते हैं इसको, यहाँ पर अगर देखोगे तो ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। विवर्तनिक उथल पुथल एक नदी उसके मेंढर मार्ग के साथ नीचे की ओर काटने का कारण बन सकती है, जिससे खुदी हुई या गहरी मेंढर बनती है, एकदम सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है नदी परिवहन में नदी के तल पर लुढ़कने वाले सबसे भारी पत्थर किस प्रकार के भार में आते हैं? तो समाधान भार, निलंबन भार, प्रवाहशील भार और कर्षण भार। तो अगर देखा जाए तो नदी के परिवहन में जो नदी के तल पर लुढ़कने वाले सबसे भारी पत्थर जो है किस प्रकार के भार में आते हैं? तो ये आते हैं कर्षण भार में आते हैं। किसमें? कर्षण भार में आते हैं। और कर्षण भार जो होता है ऐसा भार होता है जिसमें सबसे भारी शिलाखंड और चट्टानें जो है नदी के तल पर जो है वो घिसटती या खिसकती हैं, ठीक है। नदी के भार के प्रकार देखा जाए तो समाधान भार प्रकार के खनिज जो है वो पानी में घुलकर प्रवाहित होते हैं। निलंबन भार जो है वो हल्के महीन कण, और इसके अलावा देखा जाए तो जल में निलंबित रहकर बहते रहते हैं, ठीक है। प्रवाहशील उछाल भार जो है, ठीक है, यहाँ पर जो सॉल्टेशन लोड लिखा हुआ है, छोटे कण कंकड़ पत्थर उछलते हुए बहते हैं। और कर्षण भार जो है ट्रैंक्शन लोड होते हैं, बड़े और भारी शिलाखंड तल पर लुढ़कते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एक नदी के प्रवाह में समय के साथ निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तब बनती है जब पुराना मेंढर जमा होने के कारण बंद हो जाता है? तो पुराना मेंढर जो है वो जमा होने के कारण बंद हो जाता है, तो नदी के प्रवाह में आपको बताना है। तो देखो इसमें अभी मैंने अभी आपको बताया था पुराना मेंढर जमा हो जाता है, तो इसी टाइम पे जैसे मान लो एक नदी बह रही है और यहाँ पर मान लो कुछ जमा हो गया बहुत सारा, ठीक है। तो अब ऐसे टाइम पे यहाँ से नदी निकल जाएगी और यहाँ पर क्या बन जाएगी? एक प्रकार से गोखर झील टाइप की बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं गोखर झील बोलते हैं, ठीक है। या ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सबो लेक बोलते हैं। और यह नदी का जो है पुरानी मेंढर होता है, अवसादन होता है, सेडिमेंटेशन के कारण जो है मुख्य नदी चैनल से कट जाता है और एक स्वतंत्र बंद जलाशय के रूप में अस्तित्व में आता है। यह नदी जो है अपर्दन और निक्षेपण के संयुक्त कार्य का परिणाम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कुंड लिखा है, पिलंग फूल लिखा हुआ है, जलप्रपात के नीचे बनने वाले गोलाकार गड्ढे होते हैं। इसके अलावा आता है लेवी। तो लेवी जो है नदी के किनारों पर बाढ़ के समय मोटे कण जमा होने से बनी प्राकृतिक तटबंध होती है। इसके अलावा आता है फ्लड प्लेन। बाढ़ का मैदान जो है नदी के किनारों पर बारीक मिट्टी से जमा होने से बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, गोखर झील सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है गुफाएं, मेहराब, चट्टानी स्तंभ और अस्तंभ किस एक के परिदृश्य की विशेषताएं हैं? तो नदी, लहर, चूना पत्थर और हवा। अब इसमें लिखा है गुफाएं हैं, मेहराब है, चट्टानी स्तंभ है और इसके अलावा अस्तंभ है। तो इनके बारे में पहले ही आपको बता चुका था। तो ये सारी जो है एक प्रकार की काष्ठ भू आकृतियां हैं। क्या है? काष्ठ भू आकृतियां हैं। काष्ठ भू आकृतियां कैसे बनती थी? तो चूना पत्थर से बनती थी। तो इसके बारे में शुरुआत वाले ही क्वेश्चन में कुछ बता चुका था। और ये सब जो है जो चूना पत्थर से बन रही है काष्ठ भू आकृतियां रासायनिक रासायनिक अपक्षय रासायनिक अपक्षय या कार्बोनेशन की प्रक्रिया से बनती हैं। कार्बोनेशन की प्रक्रिया से बनती हैं। इसमें वर्षा जल में घुली
CO2 जो है वो कार्बनिक अम्ल बनाती है और चूना पत्थर को घोल देती है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया हुआ था चूने पत्थर से और बनती हैं तो स्टेलेक्टाइट होती हैं, स्टेलेग्माइट होती हैं। तो स्टेलेक्टाइट वो है वो छत से नीचे की ओर लटकता है। तो इस प्रकार की अगर आप देखोगे गुफा है और गुफा में इस तरीके की अगर जो आकृतियां बनी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके की जो आकृतियां बनी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके की, तो जो ये आकृतियां ऊपर से बनी हुई हैं इनको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, लेक्टाइट बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो बोलते हैं जो नीचे खड़ी होती हैं फर्श पे, फर्श से ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट, स्टेलेगमाइट बोलते हैं, ठीक है, स्टेलेगमाइट बोलते हैं, ठीक है, फर्श के ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें जो है जी से याद रखें, लेगमाइट, जी जो है लेगमाइट, ठीक है, लेग मतलब ग्राउंड से याद रख सकते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो जब ये दोनों मिल जाते हैं कई जगह पे तो इस तरीके से और इस तरीके से मिल जाते हैं तो यहाँ पर जो है एक प्रकार का पिलर बन जाता है, तो इसको बोलते हैं पिलर आकृति बनते हैं, ठीक है। समुद्री लहरों से बनने वाली आकृतियां जैसे गुफा, मेहराब, चट्टान स्तंभ जो होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चूना पत्थर, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27वां 27वां कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय का प्रकार नहीं है। रासायनिक अपक्षय का प्रकार नहीं है वो आपको बताना है। बाकी देखो यहाँ पर आपको मैं कुछ प्रक्रियाओं के नाम तो पहले बता चुका हूँ, जैसे इसमें कार्बोनेशन समाधान बता चुका हूँ आपको, कार्बोनेशन सोल्यूशन बता चुका हूँ, हाइड्रोलिसिस एक प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन है, तो ये तीनों के बारे में आपको बता चुका हूँ। जो नहीं बताई थी वो सही आंसर हो जाएगा, नमक क्रिस्टल। हालांकि आपको यहाँ एग्जाम को सॉल्व करना है, यहाँ पे नहीं। तो आपको ऐसी प्रक्रिया पढ़नी पड़ेगी कि जैसे काष्ठ आकृति में बनती है, या हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया है, या ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसमें जैसे सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है एक रासायनिक अपक्षय का प्रकार नहीं है, यह जो एक प्रकार है नमक क्रिस्टल वृद्धि है जो यांत्रिक यांत्रिक या भौतिक अपक्षय का प्रकार है, भौतिक अपक्षय का प्रकार है, भौतिक अपक्षय का प्रकार है जिसको मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं का एक प्रकार है। और चट्टानों के छिद्रों में नमकीन पानी प्रवेश करता है और जब यह सूखता है तो नमक क्रिस्टल बनते हैं जो चट्टान पर दबाव डालकर उसे तोड़ते हैं, ठीक है। रासायनिक अपक्षय के प्रकार जो है जैसे कार्बोनेशन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, इसके अलावा सोल्यूशन हो गया, तो ये सारे उसी प्रकार हैं। और यांत्रिक अपक्षय के प्रकार में या भौतिक अपक्षय के प्रकार में देखा जाए तो ताप शीत चक्र हो गया, हिमगलन चक्र हो गया, नमक क्रिस्टल वृद्धि जिसके बारे में अभी बताया हुआ है, इसके अलावा दबाव मुक्ति भी बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मृदा प्रवाह एक भू आकृतिक प्रक्रिया है जिसमें एक विशेष प्रकार की मिट्टी का प्रवाह शामिल होता है जो कि किन क्षेत्रों में देखा जाता है। तो मृदा प्रवाह का एक भू आकृतिक प्रक्रिया है, इसने ये बताया हुआ है। अब इसमें जो है मृदा प्रवाह पूछा है इसने, देखो यहाँ पर देखा सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, इज ए जियोमॉर्फिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल फ्लो ऑब्जर्व इन विच एरियाज। तो किस एरिया में ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो यह जो है वो किस क्षेत्रों में किया जा रहा है, तो ये परमापाला क्षेत्रों में किया जा रहा है। परमापाला क्षेत्र जो होते हैं ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर देखो परमाफ्रॉस्ट लिखा है, तो परमाफ्रॉस्ट एरिया यानी कि हिम भूमि क्षेत्र जो होते हैं, शाश्वत हिम भूमि क्षेत्र बोलते हैं। तो वहां पर जो एक प्रकार से देखी जाने वाली एक प्रक्रिया है जो गर्मियों में जो है ऊपरी जमी हुई मिट्टी की परत पिघलती है और नीचे की परमाफ्रॉस्ट परत जो है वो बाधा का काम करती है, ठीक है। इसमें जो जल है वो जल संतृप्त मिट्टी जो है धीरे धीरे ढलान पर नीचे की ओर बहने लगती है, ठीक है। इसके अलावा पेरी ग्लेशियल जो क्षेत्रों में जो है आर्कटिक, सब आर्कटिक, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्य प्रक्रिया होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बरखान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब बरखान जो है एक प्रकार की आकृति है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो बरखान यह जो है आकृतियां भारत के थार रेगिस्तान में पाई जाती हैं, एकदम सही है, ठीक है। और हवा की ओर जो है पश्चिम में अवतरण ढलान के साथ होता है जिसमें केंद्र में अधिकतम ऊंचाई होती है, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और बरखान के दोनों छोर में हॉर्न यानी कि गिरिभृंग कहा जाता है, तो एकदम सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा सही है और आपका पहला सही है। अगर आपको पता चलेगा कि दूसरा गलत है तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, लेकिन आपको अगर पता चलेगा पहला वाला भी सही है तो आप इसको पहले से लगा सकते थे, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी टेक्निक का आप यूज कर सकते हो, जितनी टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, टेक्नोलॉजी का मतलब ये चैट जीपीटी, AI, उन सब चीजों का भी लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा है वो क्यों गलत है, तो बरखान का जो पवनमुखी या हवा की ओर जो भाग है वो उत्तल या कन्वेक्स होता है और हल्की ढलान वाला होता है। क्या होता है, हल्की ढलान वाला होता है और कन्वेक्स होता है, ना कि अवतल होता है, ठीक है। कनकेव नहीं होता है, कन्वेक्स होता है, उत्तल होता है, ठीक है, उत्तल होता है, उत्तल नहीं उत्तल होता है, ठीक है, कन्वेक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ड्रमलैंड के बारे में, ड्रमलैंड के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ड्रमलैंड के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है।
अगर यहाँ पर देखा जाए तो यह एक सुस्पष्ट रूप से दिया हुआ पहाड़ी आकार है जो हिमानी अवशेषों में टिल मैदानों में बना होता है। तो एकदम सही है, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो तुरंत का तुरंत बता सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं ड्रमलैंड के बारे में। ड्रमलैंड जो है एक प्रकार का हिमानी संचयात्मक स्थल स्वरूप है जो टिल मैदानों पर उल्टी नाव के जो है आकार में बनता है, और यह हिमनद की जो है गति की दिशा में बनता है, जिसका जो है सिरा होता है वो नुकीला होता है, और हिमनद की गति में दिशा और चौड़ा सिरा होता है और विपरीत दिशा में होता है। ड्रमलन जो है वो आमतौर पर किसमें समूहों में पाए जाते हैं, समूहों में मिलते हैं। ठीक है, जिसमें अंडों की टोकरी स्थलाकृति बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी भी कहते हैं। जब समूह में मिलते हैं तो इसको जो मिलते हैं उसको अंडों की टोकरी स्थलाकृति कहते हैं, अंडों की टोकरी स्थलाकृति बोलते हैं, स्थलाकृति बोलते हैं, अंडों की टोकरी की स्थलाकृति बोलते हैं बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी, बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी बोलते हैं, टोपोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है फोर्ट जोलोनिकीकरण क्या कहलाता है, फोर्ट जोलोनिकीकरण कहाँ होती है, यानी कि फोर्टलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है। तो आपको ये बताना है फोर्टलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है बेसिकली कहाँ पर होती है, एरियाज इन हाई मिड लैटिट्यूड्स में होती है। ठीक है, तो उच्च मध्य अक्षांशों क्षेत्रों में होती है। फोर्टलाइजेशन जो है एक प्रकार की क्या प्रक्रिया है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया है। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें जो है लोहे एल्यूमिनियम और जैविक पदार्थ जो है अम्लीय जल के साथ ऊपरी मिट्टी में घुलकर आ जाते हैं और गहरी परतों में जो है वो एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो जिससे जो है ऊपरी जो मिट्टी होती है जो कि हल्के रंग की होती है, आधा मिट्टी रंग प्रकार की घोरी होती है। ठीक है, और बेसिकली जो है उच्च मध्य अक्षांशों क्षेत्रों में जो कि ठंडे और आर्द्र क्षेत्र होते हैं, जैसे विशेषकर क्या होते हैं बोरियल वनों में होती है। कहाँ पर, बोरियल वनों में जो रसिया में पाए जाते हैं या उच्च क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो बोरियल वनों में पाई जाती है। ठीक है, और जहाँ जो वर्षा का वाष्पीकरण भी अधिक होता है। ठीक है, और मिट्टी की परतें जैसे ओ जैविक हो गई, ए ऊपरी मिट्टी हो गई, बी आधा मिट्टी हो गई, सी हो गई मूल चट्टान होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है अंडों की टोकरी की स्थलाकृति किससे संबंधित है। अभी जस्ट मैं बताता जा रहा हूँ आपको कि अंडों की टोकरी किससे संबंधित हो सकती है, थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ड्रमलैंड सही आंसर हो जाएगा। जब मैं आप ऑलरेडी इसका बता चुका हूँ, बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी जो ड्रमलैंड के जो है समूह होते हैं वहां पर जो है जब भी समूह पाया जाता है तो अंडों की टोकरी कहा जाता है, बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ खनिज पानी को अवशोषित करते हैं, फैलते हैं और बदलते हैं, उसे क्या कहा जाता है। खनिज जो है पानी को अवशोषित करते हैं, फैलते हैं और बदलते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो ऐसी जो प्रक्रिया उसको हाइड्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रेशन कहा जाता है। हाइड्रेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं जल योजन, जल योजन बोला जाता है, जो कि रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया है जिसमें खनिज पानी के अणुओं को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे उनका जो है आयतन बढ़ता है, संरचना में परिवर्तन होता है और चट्टान पर जो है अतिरिक्त तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे एनहाइड्राइट बोलते हैं, जो जल अवशोषण से जिप्सम बनता है, जिप्सम में परिवर्तित होता है। क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइट बोलते हैं, एनहाइड्राइट, हाइड्राइट बोलते हैं, एनहाइड्राइट, जो कि होता है CaSO4 होता है, और जल अवशोषण से जिप्सम बनता है, जल अवशोषण से जिप्सम में परिवर्तित होता है, जिप्सम में परिवर्तित होता है, इसको CaSO4 2H2O बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें परिवर्तित होता है। ऑक्सीडेशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, लोहे का जंग हो गया, जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोलाइसिस जो हो गया वो खनिज का पानी के साथ रासायनिक विघटन हो गया, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और कार्बोनेशन जो है वो CO2 का जल में घुलकर चूना पत्थर का विघटन हो जाता है, उसको कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा 33 का। 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक नदी के कटाव और निक्षेपण का कार्य का परिणाम है। तो कौन सी विशेषता है जो नदी के कटाव का और निक्षेपण के कार्य का परिणाम है। अभी मैंने बताया हुआ था आपको कि एक नदी है, जैसे वो बहती हुई जा रही है और यहाँ पर उसने एकदम से उसका क्षेत्र बन गया, तो उसने नदी का मार्ग बदल लिया, यहाँ पर क्षेत्र बन गया तो यहाँ पर एक नदी बन गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं झील बन गई, तो इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 35
रेगिस्तान की अल्पकालिक झील की सूक्ष्म कण ये तलछट परत को किस रूप में जाना जाता है? तो अभी जो मैंने आपको बताया हुआ था, ऐसी भूमि जो जहां पर जैसे मान लो वर्षा के समय पर ये भर जाती है, जब वर्षा के समय जैसे वर्षा हुई और वर्षा के समय पर ये भर जाती है, तो ये भर गई पानी से, और बाद में क्या हुआ जब धूप निकली तो ये सूख जाती है, तो ऐसे टाइम पे जो भूमि बोलते हैं उसको बोलते हैं नम भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नम भूमि होती है। जो शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में समतल तल वाली जो है उथली निम्न भूमियों में होती है। भारी वर्षा के बाद इनमें अस्थायी झील बन जाती है जो शीघ्र ही सूख जाती है, जैसे पीछे जो है सूक्ष्म कड़ियां और ऐसी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चट्टानें जो है लंबे समय तक अपनी मूल स्थिति में नहीं रहती हैं और परिवर्तन का सामना करती हैं। चट्टानों का परिवर्तन मौसम, कटाव और रूपांतरकारी क्रिया के कारण होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक प्रकार से अगर देखा जाए तो चट्टानें जो है लंबे समय तक अपनी मूल स्थिति में नहीं रहती हैं और परिवर्तन का सामना करती रहती हैं, एकदम सही है। भौतिक एवं रासायनिक क्रिया के कारण होती हैं। चट्टान चक्र जिसको रॉक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, चट्टानों का परिवर्तन मौसम, कटाव और रूपांतरकारी क्रिया के कारण होता है, एकदम सही है। तो दोनों ही सही हो जाते हैं आपके, तो 1 और 2 दोनों सही है। चट्टाने जो है चक्र, इसको बोलते हैं रॉक साइकिल, चट्टान चक्र बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, रॉक साइकिल बोलते हैं। अब रॉक साइकिल में होता है बेसिकली क्या है, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, और इसके अलावा बोलते हैं कायांतरित रूपांतरित चट्टान। ठीक है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अब जो कायांतरित जैसे अवसादी चट्टान है, कायांतरित में जब बदलेगी तो प्रेशर और टेम्परेचर, अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दबाव के कारण अवसादी चट्टानें कायांतरित में, आग्नेय चट्टानें कायांतरित में बदलती रहती हैं। और यहाँ पर अपक्षयन और की प्रक्रिया के कारण और अपरदन की प्रक्रिया के कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, अवसादी चट्टानों का भी निर्माण आग्नेय के रूप में हो सकता है जब लावा पिघलता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रक्रिया होती रहती है, तो इसको बोलते हैं रॉक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्रों का मौसम का सबसे प्रचलित रूप होने की संभावना है? संभावना है तो गर्म उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्र में जो मौसम का सबसे प्रचलित रूप होने की संभावना है, तो इसमें जो आ जाएगा वो यांत्रिक रूप से हो जाएगा कि यांत्रिक रूप होने की संभावना है। गर्म उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है यांत्रिक या भौतिक अपक्षय होता है, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं, जो सबसे प्रचलित होता है। इसका मुख्य कारण अगर देखा जाए तो इसमें जैसे दिन और रात के जो तापमान में अत्यधिक अंतर होता है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं उच्च गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में मौसम का सबसे प्रचलित रूप संभावना होने की प्रमुख कारण हो जाएगा उच्च दैनिक तापांतर हो गया, उच्च दैनिक तापांतर, उच्च दैनिक तापांतर हो गया। दिन में चट्टानें जो है अत्यधिक गर्म होकर फैलती हैं और रात में ठंडी होकर सिकड़ती हैं, जिससे चट्टानें क्या है टूटने लगती हैं। रासायनिक अपक्षय के लिए नमी जल की आवश्यकता होती है जो रेगिस्तान में कम होती है, और जैविक अपक्षय के लिए जैसे वनस्पति और जीव जंतु की आवश्यकता होती है जो रेगिस्तान में नगण्य होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर ये पूछा गया है, अगर क्वेश्चन को थोड़ी सा पैटर्न समझो, कई बार मैं मतलब वो पैटर्न आपको इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि मुझे लगता है टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का पैटर्न बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसे जहां पर अपर्दन हो रहा है, अब रेगिस्तान में जो अत्यधिक अपर्दन होता है वो हवा की वजह से होता है, वायु की वजह से होता है। ठीक है, अब वहां पर 3 प्रकार का अपर्दन हो रहा है, तो उसका वजह की प्रक्रिया क्या है, अलग अलग वजह हैं, लेकिन वहां पर सबसे प्रचलित रूप कौन सा है? तो वो यांत्रिक रूप जो हो जाएगा। रासायनिक नहीं होगा, लेविंग नहीं, जैविक नहीं होगा और लीचिंग भी नहीं होगा, ये 3 नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे प्रचलित रूप जो है वो यांत्रिक प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एक भौगोलिक घटना के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। अब ये सारी भौगोलिक घटनाएं दी हैं, इनके बारे में हमें विचार करना है और बताना है। ठीक है, अब एक एक करके देखो। एक खड़ी पहाड़ी की ओर बर्फ और हिम का गरजता हुआ प्रवाह है। ठीक है, गरजता हुआ प्रवाह है। एक भौगोलिक घटना वाली जिसकी विशेषता लिखनी है, और ये भौगोलिक घटना यहाँ पर दी हुई इनकी विशेषता बतानी है। कौन सी घटना जो पहचानी जा सकती है? यह इसकी चालकों, पर्वतारोहियों के लिए खतरनाक है, एकदम खतरनाक हो सकती है। इसमें गिरने, लुढ़कने, फिसलने और सामग्री के बहने का मिश्रण शामिल होता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया क्या हो सकती है? अभी मैंने आपको बताया हुआ था, इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है वो हिमस्खलन होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्वतारोही है, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा है और वहां पर एकदम से मान लो भूकंप आ गया, तो सडनली क्या है, एक प्रकार से वहां पर हिमस्खलन होने लगेगा। तो खड़ी पहाड़ी की ओर बर्फ और हिम का गरजता हुआ प्रवाह एकदम से बहता हुआ आ रहा है, बहुत बड़ा प्रवाह आ रहा है बहता हुआ, यहाँ पर ये हिम का प्रवाह है वो बहता हुआ नीचे आ रहा है, और इसकी चालकों पर्वतारोही के लिए खतरनाक होगा, बिल्कुल होगा उसके लिए। और गिरने, लुढ़कने, फिसलने की सामग्री का भाव का मिश्रण होता है। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका
बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है जब आप पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा कर रहे होते हैं तो आप एक विशाल चट्टान देखते हैं जिसे भारी बारिश के कारण जो है वो ढीला किया गया था और यह नीचे की ओर बढ़ गई। यह निम्नलिखित प्रक्रिया में किसके कारण हुआ था? अगर यहाँ पर देखा जाए तो सब अलग अलग प्रक्रियाओं के कारण भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, द्रव्यमान अपक्षय एकदम ठीक है, मास वेस्टिंग होने लगा था इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इरोजन की प्रक्रिया हुई, कटाव की प्रक्रिया हुई है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पर यात्रा करते थे तो वर्षा होने लगी, भारी बारिश हो रही थी एकदम से, तो कारण जो है वो ढीला किया हो गया एकदम से। और मौसम मौसम जो है वो वर्षा का मौसम है, तीनों कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो तीनों प्रक्रियाएं जो है वो इस घटना में शामिल होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखो, मौसम जो है वेदरिंग बोलते हैं, भारी वर्षा से जो है चट्टान का रासायनिक और भौतिक अपक्षय हुआ जिससे वह धीरे धीरे कमजोर हो गई और ढीली पड़ गई थी, ठीक है। इरोजन कटाव, वर्षा से जल के जो है चट्टान की नींव कमजोर हुई। और द्रव्यमान अपक्षय जैसे मास वेस्टिंग जैसे देखें तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जो है भारी चट्टान जो है ढलान पर नीचे की ओर खिसक गई। तो ये तीनों प्रक्रियाएं हुई थी, तो इसलिए क्या है, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है यदि आप हिमोड़, हिमनद, मृद, कटक, बहिर्वाह प्रवाह और बहिर्वाह प्रवाह मैदान देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस संघीय क्षेत्र का दौरा करना होगा? ये सारी चीजें अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको किसी एक क्षेत्र में घूमना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो, हिमोड़ लिखा हुआ है, हिमनद, मृद, कटक लिखा हुआ है, अंडमान निकोबार समूह होगा नहीं क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र है, लक्षद्वीप विषुवतीय क्षेत्र है, पौंडुचेरी जो है वो विषुवतीय क्षेत्र के निकट पास में है, तो ये तीनों तो होंगे ही नहीं। अब इसने पूछा है हिमनद, मृद, कटक हो गए, तो ये सारे जो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? लद्दाख में जाना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूस्खलनों के संबंध में सही है? ये केवल हल्की ढलानों पर बारिश के दौरान होते हैं, हल्की ढलानों में तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं ये, ठीक है। अगर देखोगे आप तो हल्की ढलानों में कैसे हो जाएंगे? हल्की ढलानों में बिल्कुल नहीं होंगे, तेज ढलाने चाहिए होंगे इसको, ठीक है। और यह सामान्यतः मिट्टी की चिकनी मिट्टी की अधिकता के वाले क्षेत्र में होते हैं, एकदम सही है, चिकनी मिट्टी की अधिकता वाले क्षेत्र में होते हैं। भूकंप जो है भूस्खलन को प्रेरित करते हैं, एकदम सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि केवल 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। तो अगर देखा जाएगा तो भूस्खलन जो है केवल हल्की ढलानों पर नहीं आते, तीव्र ढलानों पर अधिक होते हैं, ठीक है। और बारिश के अलावा जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, वनों की कटाई होता है, तो ये जो सारे कारण हैं एक प्रकार से भूस्खलनों को प्रेरित करते हैं, ठीक है। चिकनी या क्ले मिट्टी, जो क्ले सॉइल बोलते हैं वाले क्षेत्रों में जल सोखने पर मिट्टी जो है फिसली नहीं हो जाती है, ठीक है, जहां पर भूस्खलन की एकदम से संभावना बढ़ जाती है। अब अगर भूस्खलन के कारकों के रूप में देखा जाए तो अत्यधिक वर्षा हो गई, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, वनों की कटाई हो गया, खनन हो गया, भूजल में परिवर्तन हो गया, सब एक कारण है, भूस्खलन के कारण हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है जलोनीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? अभी मैंने आपको बताया हुआ था, लेकिन पूरा डिटेल में डिस्कशन नहीं किया हुआ था कि सिर्फ वनों का नाम छोड़ दिया था। यहाँ पर एक वन लिखा हुआ है जो टाइगा वन नहीं है, टैगा वन है। क्या है? टैगा वन है, टैगा वन। और मैंने यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया था, बोरियल वनों का वर्ड यूज किया था। तो टैगा वन जो है वो बोरियल वन ही होते हैं, वन होते हैं, बोरियल वन होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोर्टलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, पोर्टलाइजेशन आपको बताया था कि भूमि का बनने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ठंडे और अर्ध जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलती है और यह जो वर्षा का वाष्पीकरण अधिक होता है। और टैगा वन या बोरियल फॉरेस्ट जो है उच्च मध्याछांचीय क्षेत्रों में स्थित एक प्रकार के जो है टैगा वन जो है शंकुधारी वन होते हैं। कैसे वन होते हैं? शंकुधारी वन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं बरखान के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो अभी बरखान के बारे में मैंने आपको थोड़ी सा बताया हुआ था, तो आपको बताना है। यह एक चंद्राकार रेत का टीला है जो एक दिशा में लगातार बहने वाली हवा के द्वारा जमा होता है, एकदम सही है। हवा की ओर पक्ष का एक उत्तल ढलान के साथ अधिकतम ऊंचाई के साथ होता है, तो उत्तल में नहीं होता है ये, ठीक है। तो हल्की ढलान उत्तल ढलान के साथ होता है लेकिन अधिकतम ऊंचाई नहीं होती इसकी, ठीक है। इसमें हल्की ढलान वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलत हो जाएगा। बरखान के दोनों छोर में सींग कहा जाता है और ये जो है हवा के दिशा के विपरीत होते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि पवन बरखान के जो सींग होते हैं वो हवा की दिशा की ओर इंगित करते हैं, न कि विपरीत दिशा में नहीं होते, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कहता है अधिकांश अवबंध घाटियों के सबसे निचले हिस्से में एक भू आकृति होती है जिसे नम भूमि झील कहा जाता है। यह भू आकृति निर्माण की किस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है? तो अगर देखा जाए तो अवबंध घाटियां जो है वो सबसे निचले श्रेणी में होती हैं। इनके बारे में हम थोड़ी सा चर्चा की हुई थी लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की हुई थी। तो ऐसी जो है वो भू आकृतियां होती हैं, भू आकृति निर्माण किस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो यह जो है वो शुष्क भू आकृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे नम भूमि जो है एक शुष्क भू आकृति होती है जो रेगिस्तानी और अर्ध
अभी हाँ, नमभूमि झील के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में होती हैं। अवबंध घाटियां होती हैं जो सबसे निचले हिस्से में बनती हैं, और भारी वर्षा के बाद जो है यहाँ पर एक प्रकार से अस्थायी झील बन जाती है और जो शीघ्र सूख जाती है, नमक और क्षारीय परत छोड़कर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय का हिस्सा नहीं है। तो रासायनिक अपक्षय का हिस्सा नहीं है तो वो आपको बताना है। तो इसमें जो रासायनिक अपक्षय का हिस्सा नहीं है, जैसे घुलन है, सॉल्यूशन है, आपको बताया था ये है, हाइड्रेशन है, रिडक्शन है, तो ये सारे हैं। इसमें जो बचता है वो होता है पिघलना। पिघलना एक प्रकार की रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, यह जो है एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया होती है। यांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसमें बर्फ ताप के कारण तरलावस्था में बदलती है। और रासायनिक अपक्षय के प्रकार अगर देखा जाए तो जैसे घुलन या विलयन, जिसको सॉल्यूशन बोलते हैं, खनिजों में पानी में घुलना हो गया, हाइड्रेशन जो है खनिजों का जल का अवशोषण हो गया, जिसमें कमी और अपचयन रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन की कमी से रासायनिक परिवर्तन हो गया, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलेशन और कार्बोनेशन, ये सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। यांत्रिक अपक्षय में जैसे बताया हुआ था आपको, ताप शीत चक्र बताया था, हिमगलन बताया था, नमक क्रिस्टल वृद्धि बताया हुआ था, पिघलना, ये सारी जो है किसकी हो जाएंगी? यांत्रिक भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया हो जाएंगी, भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक गुरुत्वाकर्षण द्वारा परिवहन की गई मिट्टी है। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा परिवहन की गई एक मिट्टी कौन सी है? तो अभी आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण द्वारा परिवहन की गई मिट्टी की बताना है। तो इसको बोलते हैं कोलुवियम बोलते हैं, कोलुवियम या क्या बोलते हैं पता नहीं, टालूस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी ढलान पर जमा हुई मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, जिसे जो है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी द्वारा ढलान पर जो है नीचे की ओर परिवहन किया गया हो, और यह द्रव्यमान जो है अपक्षय या मास वेस्टिंग का एक प्रकार से परिणाम होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो एलुविलियम एक सॉइल है, तो नदी द्वारा जल परिवहन किया जाता है। और वायुजनक जो बोलते हैं उसको इओलियन बोलते हैं या लोएस बोलते हैं, जो वायुजनक द्वारा हवा द्वारा परिवहन किया जाता है। इसके अलावा बोलते हैं ग्लेशियल, जो कि हिमनद या हिमनद द्वारा परिवहन किया जाता है। तो परिवहन के जो मुख्य कारक हो जाएंगे जल, वायु, हिमनद, गुरुत्वाकर्षण, ये सारे जो हैं परिवहन के अलग अलग कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हफ क्या है? हफ क्या है? उसने पूछा हफ क्या है, हफ बताना है आपको क्या है। तो हफ जो है वो आंशिक रूप से विघटित पत्ते होते हैं, पार्शली डिकम्पोज लीव्स होती हैं। हफ जो है वो एक प्रकार का, या इसको हफ भी बोलते हैं, डफ भी बोलते हैं, यहाँ पर डफ लिखा होगा। आंशिक रूप से विघटित पत्ते होते हैं जिसमें आंशिक रूप से जैसे विघटित पत्ते हो गया, टहनियां हो गया, शाखाएं हो गया, अन्य वनस्पति अवशेष शामिल होते हैं जो वन क्षेत्र की भूमि होती है उसमें जमा होते हैं। जब यह मिट्टी की ओ परत यानी कि जैव परत का हिस्सा होते हैं। जब मैं आपको यहाँ पर मृदा निर्माण कार्य प्रक्रम बताऊंगा आपको, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, जैसे ओ परत हो गई, ए परत हो गई, एलुवियल सेल हो गई, बी हो गया, और इसके अलावा सी हो गया। तो इन सब के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा आपको। जैसे ए जो है वो जैविक परत हो गई है, ऊपरी परत मिट्टी हो गई, बी हो गई आधा मिट्टी सब सॉइल बोलते हैं, और सी हो गए विखंडित मूल चट्टान होते हैं। इसके अलावा आर होता है जो आधार चट्टान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कहता है त्वरित अपक्षय, द्रव्यमान, अपशिष्ट, कटाव, परिवहन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के संकेत हैं। तो आपको प्रक्रिया के संकेत बताना है। तो कौन सी प्रक्रिया के संकेत हैं? अपक्षय के संकेत हैं। तुरंत अपक्षय जो है एक्लेटिव वेदरिंग बोलते हैं, द्रव्यमान अपशिष्ट मास वेस्टिंग बोलते हैं, कटाव, इरोजन या परिवहन जो है ये सभी जो है बहजात एक्सोजेनेटिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अपक्षय जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 का सही आंसर त्वरित अपक्षय या अपक्षय की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान, अपशिष्ट, कटाव, परिवहन में प्रक्रिया संकेत देते हैं, तो अपक्षय प्रक्रिया के संकेत देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है लवण अपक्षय के बारे में कौन सा कथन सही है। लवण अपक्षय के बारे में कौन सा कथन सही है? लवण क्रिस्टीकरण सबसे प्रभावी अपक्षय प्रक्रिया है। लवण क्रिस्टल वृद्धि में आग्नेय चट्टानों की तुलना में अवसादी चट्टानें अधिक प्रभावी होती हैं। तो लवण अपक्षय के बारे में बताना था आपको। तो लवण क्रिस्टीकरण सबसे प्रभावी अपक्षय प्रक्रिया होती है, तो नहीं, ये सबसे प्रभावी प्रक्रिया नहीं है। तो इसका सही गलत आंसर हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक है, लवण क्रिस्टल वृद्धि में आग्नेय चट्टानों की तुलना में अवसादी चट्टानों पर अधिक जो है वो प्रभावी होती है, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अवसादी चट्टानें जो है वो इसमें कारण जो है अधिक प्रभावी होने का कारण जो है अधिक सरंध होना अवसादी चट्टानें और पारगम होना, परमेबल होती हैं, जिससे जो है नमकीन पानी और उनके छिद्रों में आसानी से प्रवेश कर सकता है। लवण अपक्षय जो है शुष्क अर्धशुष्क तटीय क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावी होता है, इसके लिए आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी लागू बल है। तो कौन सा लागू बल है यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया में? तो जो वो लागू बल है गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है,
विस्तार बल हो सकता है, एक्सपेंशन फोर्स हो सकते हैं और जल दबाव बल हो सकता है, तो वाटर फोर्स भी हो सकता है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, तीनों हो सकते हैं, तो 1 2 3 सही हो जाएंगे। यांत्रिक या भौतिक अक्षय जो है वह प्रक्रिया है जिसमें जैसे चट्टानें जो है बिना रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं धीरे धीरे करके, और इसमें जो तीनों बल कार्यरत होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कि द्रव्यमान गति और ढलान पर चट्टानों के टूटने में सहायक होता है। एक्सपेंशन फोर्स यानी कि विस्तार बल जो है, जो तापमान परिवर्तन हो गया, नमक क्रिस्टल में वृद्धि हो गया, हिम से चट्टान का फैलना हो गया, ये सारे एक्सपेंशन फोर्स के उदाहरण के तौर पर हो सकते हैं। जल दबाव जो है हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं, चट्टानों की दरारों में पानी का दबाव हो गया धीरे धीरे करके। यांत्रिक अक्षय की प्रक्रिया हो जाती है जो मैंने आपको बताया हुआ था, जैसे ताप शीत चक्र हो गया, हिमगलन चक्र हो गया, नमक क्रिस्टल वृद्धि हो गया, दबाव मुक्ति हो गया, प्रेशर रिलीज हो गया, अनलोडिंग हो गए, और ये जैविक यांत्रिक अक्षय हो गए। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? यांत्रिक अक्षय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसमें जो फोर्स लगते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, विस्तार बल और जल दबाव बल लगते हैं। तो ये हमारा 50वां क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। अगर अभी तक आपने ये प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर कर लीजिए प्राइम एकेडमी ऐप। यहाँ पर आपको प्राइम जीएस प्रैक्टिस मीडिया के माध्यम से टेस्ट सीरीज जरूर मिलती रहेंगी। इसको मैं अपडेट करता, जल्दी से जल्दी अपडेट करूंगा। अगर आप लोग डाउनलोड कर रहे होंगे तो आप निराश होकर नहीं जाएंगे। इसके अलावा आपको मैंने बताया हुआ था कि आपको डाउट पूछ सकते हैं, तो आप यहाँ से डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पर डाउट सेक्शन दिया हुआ है, आप कोई भी डाउट लेंगे उसका पर्सनल जवाब मैं ही दूंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आप जो इस ईयर के टेस्ट यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ई लाइब्रेरी में ANIOS और NCERT की टेस्ट बुक्स मिल जाएंगी आपको। आने वाले समय में NCERT के प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर अपलोड कर दूंगा आपको। तो ये सारे जो है मूक टेस्ट सेक्शन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते रहेंगे। मूक टेस्ट सेक्शन का मतलब है फ्री में आपको सब कुछ मिलेगा। टेस्ट 3 में वही चीज़ मिलेंगी जो आपको पैड में रहेंगी। आने वाले समय में ये अपडेट होते रहेंगे। तो अभी तक अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जरूर देखें। अगर वीडियो नहीं देखी है और प्लेलिस्ट में है तो प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लें। तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको यहाँ पर पिछली वीडियो मिल जाएगी, तो आप इसको देख सकते हैं। और प्राइम एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए, जहाँ तक मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। हमारी लगातार वीडियो मिलती रहेंगी आपको। तो डेली बेसिस पे आपको अपडेट चाहिए हो तो प्राइम एसएससी चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, कमेंट में अपने डाउट जरूर पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।